नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को ठहराया सही। कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली सभी 58 याचिकाओं को किया खारिज। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 173 नए मामलों की हुई पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 98.8%। वर्तमान में 2670 लोग कोरोना से हैं संक्रमित। प्रधानमंत्री कल बेंगलुरु में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। इस वर्ष आईएससी का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रखा गया है। और प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने और शीतलहर का है अनुमान। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस अहम और बड़े फैसले के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, यह फैसला सरकार की आर्थिक नीतियों का है, इसीलिए इसे बदला नहीं जा सकता है। बहुमत के आधार पर फैसले को देते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि केंद्र सरकार का निर्णय सही है, क्योंकि इससे पहले सरकार और रिजर्व बैंक के बीच परामर्श हुआ था। न्यायमूर्ति एस. अबुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी.पी. राम सुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्न की 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ केंद्र के फैसलों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति नागरत्न ने फैसले पर असहमति व्यक्त की। सरकार ने शपथ पत्र में न्यायालय को बताया था कि नोटबंदी का उद्देश्य नकली नोट, काले धन, कर चोरी और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने पर रोक लगाना था। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विमुद्रीकरण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए विमुद्रीकरण किया गया था। नोटबंदी के बाद 2,38,000 फर्जी शेल कंपनियां पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? 2,38,000. We would like to emphatically emphasize that 2,38,000 shell companies were caught, transaction stopped after notebandi became a reality. आपको मालूम है बेनामी संपत्तियों का जो जब्ती हुई है, आपने देखा होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या हो रहा है या मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और the most important point I would like to highlight, the informal sector's involvement in the economy has got reduced from 52% to 20%. आपने कई बातें देखी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टेररिज्म, फेक करेंसी, क्या पाठक को हुर्रियत का दफ्तर बंद हो गया ना श्रीनगर में? बंद हो गया कि नहीं? पत्थरबाजी खत्म हो गई। पत्थरबाजी ये आपके सामने है। पीएफआई के खातों को बंद करना, एक्शन लेना। तो टेररिज्म की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने बहुत बड़ा काम किया है। The demonetization scheme has done a great service to the cause of breaking the backbone of terrorism, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट उनका खत्म हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के आईएससी का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इस आयोजन के दौरान सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान भी होंगे। आईएससी का 108वां वार्षिक सत्र राष्ट्र संत कोंकणों की महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी भी मना रहा है। नए साल में जीएसटी के मौके पर अच्छी खबर आई है। दिसंबर महीने में जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें साल 2022 के आखिरी में जीएसटी कलेक्शन में बीते साल यानी कि साल 2021 दिसंबर की तुलना में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 1,49,000 करोड़ रुपए रहा है। बीते 10 महीनों से लगातार जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का ही रहा है। अगर नवंबर महीने के जीएसटी संग्रह से तुलना करें तो इसमें भी इजाफा हुआ है। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,46,000 करोड़ रुपए था। वहीं साल 2022 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जीएसटी अप्रैल महीने में 1,68,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। दूसरे नंबर पर अक्टूबर महीने में 1.52 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कल से लागू हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। ये योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। नई योजना से खाद्य सुरक्षा में एकरूपता और स्पष्टता आएगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्यों की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। सरकार का यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगा। अब बात करें अगर नए साल की, तो 2 साल के बाद नए साल का जश्न इस बार पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत में भी लोग बीते 2 साल कोरोना की वजह से जश्न नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार भारत के कोने कोने में साल 2023 के स्वागत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर कोई अपनों के साथ नए साल का स्वागत कर रहा है, तो वहीं लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने पूजा स्थल जाकर दुआएं भी मांग रहे हैं। बच्चों और युवाओं को जोश देखते ही बन रहा है। भारत में पहला दिन और पूरे उत्तर भारत में ठंड के साथ चमकता हुआ सूर्य, पंजाब से लेकर पुरी तक और कोलकाता से मुंबई तक, ऊपर से रविवार। ऐसे में उल्लास दोगुना चौगुना क्यों ना हो। देश के हर छोटे बड़े शहर कस्बों तक में लोग खासे उत्साहित नजर आए। जाके मंदिर देखेंगे, जगन्नाथ में दर्शन करेंगे। नवे साल दियां बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मौसम साफ है, धुंध नहीं है और शीत लहर भी चल रही है। पहले देखते हैं देश के बड़े शहरों में कैसा रहा पूरा दिन। बीती रात लोगों ने जहां जमकर पार्टी की, तो वहीं साल के पहले दिन तकरीबन सभी शहरों में लोगों ने पूजा स्थलों का रुख किया और सुख समृद्धि स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की। सिलीगुड़ी से तिरुवनंतपुरम तक और अमृतसर से मदुरई तक अपनी अपनी आस्था और परंपरा के मुताबिक लोगों ने मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाकर आराधना की। अपने परिजनों और राष्ट्र के लिए उन्होंने मंगल कामना की। वाराणसी का काशी विश्वनाथ हो या मदुरई का मीनाक्षी अम्मा का मंदिर या फिर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, आज सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जमा रही। मैं अतुल बोल रहा हूँ, मैं भाईंदर से आया हूँ। अराउंड 2 किलोमीटर बड़ी लाइन है, 3-4 घंटा हो गया मुझे लाइन में लगे हुए, बट लाइन में आ गए, अभी दर्शन हो गए, बढ़िया दर्शन हो गए एकदम से। यहाँ पर हम जो भी मनोकामना रखते हैं वहाँ पर संपन्न रूप से परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ लोटस टेम्पल में घूमने आए फैमिली के साथ में, हमें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने पार्क, पर्यटक स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों का भी रुख किया। कई जगह पर भीड़ और ट्रैफिक से स्थिति चरमराती भी नजर आई।
कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल पर सुबह से ही आगंतुकों का तांता लगा रहा, तो वहीं मनाली रोहतांग मार्ग पर पर्यटकों की लंबी कतार नजर आई। जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दी। जम्मू के डोडा इलाके में भी लोग भारी संख्या में पहुंचे। ये साल हम लोगों का सबका अच्छे से बीते, हम लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें। जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम अभी? सोलंग वैली में, बट एज यू सी ट्रैफिक की वजह से थोड़ा हम रुक चुके हैं। बट मनाली इतना अच्छा है कि जहाँ पे भी रुक जाते हैं एंजॉय तो कर सकते हैं यार। सो वैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे साइड में। राजधानी दिल्ली का भी हाल कमोवेश ऐसा ही रहा, जहां लोगों ने इंडिया गेट, कनॉट प्लेस पर जमकर आउटिंग की। लोटस टेम्पल के आसपास भी लोग काफी नजर आए। नव वर्ष के मौके पर बीते 2 साल 2021 और 2022 में कोविड का साया था। उन सालों में पाबंदियां थी। वजह यही है कि साल 2023 लोगों के लिए कई खुशियां भी लेकर आया है, इसलिए जरा सा मौका मिला और लोग उमड़ पड़े जश्न के लिए। लेकिन लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जश्न के रंग में सावधानी और सुरक्षा से समझौता ना हो। सड़क यातायात नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, अपने आसपास बच्चों का विशेष ख्याल रखें और बहुत ज्यादा भीड़ की स्थिति से भी बचें। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जीनामणि ने बताया है कि राजस्थान में शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली में कल से तापमान गिरने और शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। जीनामणि ने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश के उत्तरी हिस्सों से घना कोहरा छाया रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में आज हल्का कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हल्के कोहरे और उसके बाद साफ आसमान रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घट गई है, जिसकी वजह से दर्जनों ट्रेनें लेट चल रही हैं। ट्रेनों के लेट होने से लोगों को स्टेशनों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उड़ान सेवाओं पर भी प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के गुरदासपुर की कमालपुर की चौकी पर कल रात करीब 10:10 पर एक ड्रोन देखा। कर्मियों ने ड्रोन की ओर फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 173 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 2670 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अब तक 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। और अगर बीते 4 दिनों की बात की जाए तो बीते 4 दिनों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। औसतन 200 से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने भी कोविड की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई है। चीन, हांगकांग है। कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की बैठक ली है। इस बैठक में कोविड से कैसे बचाव किया जाए, उसको लेकर पहले से क्या तैयारियां की जाएं, इस पर भी चर्चा की गई है। बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश के महत्वपूर्ण विभागों के आला अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में डीजीपी और एडीजी एलओ भी शामिल हुए हैं। आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने इन सभी अधिकारियों से कोविड से निपटने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर और कोहरे भरी सर्दी से बचाने के लिए गरीब और असहायों को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कंबल वितरित किए हैं। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि बढ़ती ठंड को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने फ्रांस दौरे को लेकर कहा कि निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने को लेकर उत्साहित है और यूपी में 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लेकर फ्रांस के साथ एमओयू भी साइन किया गया है। जो ठंड का चिल्ला जाड़ा का समय कहलाता है, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को और वंचितों के कंबल का वितरण किया गया है, क्योंकि
अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं होगा या उसके विकास के या उसकी दर्द को नहीं समझा जाएगा, तब तक देश के विकास की बात करना बेमानी है। ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने राजनीतिक चिंतन में बताया है। उसी के आधार पर योगी जी की सरकार ये गरीबों को कंबल वितरण कर रही है। मैंने विदेश में जाके देखा कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के प्रति असीम उत्साह। जब हम बताते थे कि हम उत्तर प्रदेश से, तो ओ यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, योगीज स्टेट, एक इतना बड़ा उत्साह मैंने देखा जो एक आश्चर्यजनक। तो मुझे एक तो गर्व की अनुभूति हुई कि हमारे नेताओं ने पूरे विश्व में एक पहचान बनाई है अपने प्रदेश की और देश की, और वो लोग बड़े बड़े उत्साहित हैं यहाँ निवेश करने के लिए। इसके जिन 2 देशों में हम गए, वहाँ से 25,000 करोड़ के 2500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की MOU साइन हुए हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। और इस गति से अगर हम लोग चलते रहे, प्रदेश सरकार चलती रही योगी जी के नेतृत्व में, तो 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक शक्ति बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने गृह जनपद रायबरेली में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। इस दौरान उन्होंने एम्स रायबरेली पर 4 लेन का फ्लाईओवर और मुंशीगंज कस्बे में 700 मीटर एम्स के पास 4 लेन सड़क, शहर भर में कई स्थानों पर डिवाइडर सड़क, किसानों के लिए सुविधा केंद्र सहित उपलब्धियों का ब्यौरा दिया है। उन्होंने कहा है कि जनपद में लगभग 150 एकड़ में सोलर पार्क बनाए जाने की कवायद चल रही है, जो इसी वर्ष स्थापित होने की उम्मीद है। रायबरेली जनपद में जहां तक 2022 की सेवाओं के बारे में है, निसंदेह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे अनुरोध पर देश के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय गडकरी जी ने जो रायबरेली शहर का बाईपास फेज 2 दिया है, वो लगभग 1200 करोड़ रुपए का है। तो अपने आप में एक बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी कि विगत वर्ष 2022 में 1200 करोड़ का हमने रायबरेली शहर का बाईपास स्वीकृत कराया। एम्स को जाने वाली रेलवे क्रॉसिंग जो निसंदेह सीरियस मरीजों के लिए बहुत आवश्यक थी, वो रेलवे ओवरब्रिज मुंशीगंज में एम्स को जाने वाले मार्ग पर बनने जा रहा है। मथुरा में आज अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले की सुनवाई होगी। अदालत में ईदगाह के अमीन सर्वे रिपोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भगवान बालकृष्ण बनाम इंतजामिया कमेटी के केस में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ईदगाह की अमीन रिपोर्ट का आदेश दिया है। वादी विष्णु गुप्ता ने अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि आज अदालत खुलने पर अमीन रिपोर्ट प्रक्रिया पर स्वतः ही काम होना प्रारंभ हो जाएगा। अदालत में अमीन को 20 जनवरी को ईदगाह की रिपोर्ट पेश करनी होगी। ईदगाह पक्ष आज अदालत में आदेश को दोबारा सुनवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्म स्थान ईदगाह को लेकर कुल 11 केस चल रहे हैं, जिनमें से 8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत में वाद दर्ज करवाया था। बाराबंकी की जिला जेल कैदियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हुनर सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जेलों में सुधार करने के उद्देश्य से ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे रिहाई के बाद ये कैदी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। जेल में बंद कैदियों को कौशल विकास मिशन के तहत विभिन्न प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। बाराबंकी की जिला जेल यूपी की पहली ऐसी जेल बन गई है जहां के कैदी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। बाराबंकी जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीपी सिंह का कहना है कि कैदियों ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर एक नई मिसाल पेश कर दी है। स्ट्रॉबेरी की खेती सिखाई गई है जेल में, जेल प्रशासन की तरफ से। तो किस तरह से कर रहे हैं इसको, कुछ बताएंगे? जी, इसको जैविक खाद बनाई जाती है। गोमूत्र से जैसे तैयार हुई गोबर की खाद से जैविक खाद तैयार करके वही बनाई गई, वो इसमें डाला जा रहा है। तो इससे तैयार हो रही, पहली बार खेती हो रही, ले यही ट्रेनिंग दी गई हम लोगों को। इसमें हम लोग छोटे किसान हैं, कम खेती हम लोगों की है, तो कम खेती में ज़्यादा लागत मिल जाएगी। जिला कारागार बाराबंकी में बंदियों के कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसमें खेती के नए नए तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। तो एक एनजीओ के द्वारा, निमदस संस्था है, उसके द्वारा हमने यहाँ पे जो है नए प्रकार की खेती, जैसे कि तरह तरह के सैलड, तरह तरह की सब्जियाँ और
उसमें भी एक जो है स्ट्रॉबेरी की नई खेती हमने अपने यहाँ प्रयोग की है। शायद ये यूपी की पहली जेल है जहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है, और मेरी जानकारी में संभवतः इंडिया की ये पहली जेल है जहाँ जेल के अंदर जो है स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। स्मार्ट भारत में स्मार्ट गांव के सपने के तहत देश के प्रधानमंत्री और समाज सेवक नानाजी देशमुख से प्रभावित होकर उन्नाव निवासी अनुराग त्रिवेदी अब अपने गांव में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। श्रुति फाउंडेशन नाम की संस्था का गठन उनके द्वारा किया गया है, जो बच्चों को न सिर्फ निःशुल्क शिक्षा देती है बल्कि उनके संपूर्ण विकास के लिए खेलों में भी उन्हें बढ़ावा देती है। अनुराग अपने जनपद के कई गांवों में पुस्तकालय भी चला रहे हैं और विशेष रूप से लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। समृद्धि 3 प्रकार की है, तन की, मन की और धन की। बच्चों को शिक्षा में आधुनिक शिक्षा नीति के हिसाब से और कंप्यूटरी शिक्षा देने के साथ साथ संस्कार वाली शिक्षा। बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए खेल का प्रबंध, उनके लिए रोजगार का प्रबंध, कंप्यूटर ट्रेनिंग कराना, महिलाओं को प्रशिक्षित करना रोजगार के लिए, और उसके साथ साथ में हम लोगों ने किसानों के लिए किसान पाठशालाओं को शुरू किया है, जिससे गांवों में समृद्धि 3 प्रकार की आ सके। रित फाउंडेशन के तहत अनुराग सर आते हैं, हमें निःशुल्क शिक्षा देते हैं और खेल खिलाते हैं। हमारे पास ट्रैक सूट नहीं थे, जूते नहीं थे, अनुराग सर ने हमें ट्रैक सूट, जूते दिलाए और हम रेस में पीटी उषा के जैसा बनना चाहते हैं और देश में नाम कमाना चाहते हैं। हमारे यहाँ अनुराग सर आते हैं, खेल खिलाते हैं और खेल के साथ शिक्षा भी देते हैं। हम लोग को ट्रैक सूट और शूज देकर खेल की तरफ उत्साहित करते हैं। हाथरस जिले के कोतवाली मुरसान इलाके में बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर हो जाने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार देर शाम बरेली मथुरा राजमार्ग पर ट्रैक्टर और ट्रॉली और बोलेरो गाड़ी में आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया है कि बोलेरो और ट्रैक्टर से हुई टक्कर में इस हादसे में गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया है। उनमें से एक और व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। 3 लोग मृत थे, तो 3 जो इंजर्ड थे उनको मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है और जो डेथ हो गई है उनको पहचान हो गई है, तो उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया है और उनमें से कुछ लोग आ भी गए हैं। अभी तो देखिए वो पूरा वेरीफाई किया जा रहा है, चेक हो रहा है। बस अभी यही जानकारी है कि वृंदावन से कुछ लोग आ रहे थे और दूसरी ओर से ट्रैक्टर जा रहा था, तो संभवतः फॉग है, इसी कारण से थोड़ा सा कुछ दुर्घटना हुई है। बुलंदशहर के गौरव मीणा ने थाईलैंड में भारत का नाम रोशन किया है। भारतीय रोइंग खिलाड़ी गौरव मीणा ने थाईलैंड में आयोजित जूनियर रेसिंग एशिया चैंपियनशिप 2022 में चीन के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव गंगावास स्थित अपने घर पहुंचने पर गौरव का स्वागत किया गया। उनके पिता पेशे से किसान हैं। बेटे की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि बेटा देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, ये उनका सपना है। गौरव के कोच एशियन गेम्स विजेता सूबेदार कपिल और सूबेदार देवेंद्र हैं। 2018 में रोइंग स्टार्ट करी और मैंने 2 किलोमीटर की रेस की, जूनियर एशियन चैंपियनशिप थी सर। वहाँ पे सिल्वर मेडल था चाइना का और ब्रॉन्ज मेडल था ईरान का और गोल्ड अपना इंडिया। सर युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस भी फील्ड में है दिल से मेहनत करो, जहाँ पे भी है अपने दिल से करो मेहनत। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और संस्कृत भारती द्वारा हापुड़ जनपद के गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय में प्रांत संभाषण शिविर शुरू किया गया है, जिसमें 14 जनपदों के छात्रों ने भाग लिया है। इस शिविर का उद्देश्य देववाणी संस्कृत को जन जन की भाषा बनाना है। गुरुकुल महाविद्यालय से संस्कृत के महत्व को बताते हुए एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का भी संकल्प लिया गया है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जो भी रिसर्च की है, जो भी अनुसंधान किया है, उनके द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान परंपरा है,
वो सब संस्कृत में हैं और आज वर्तमान समय में जो छात्र हैं वो संस्कृत से विमुख होते जा रहे हैं, तो संस्कृत के प्रति उनको लाना और अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा से उनको अवगत कराना और आगे भविष्य के कल्याण के लिए उनको प्रवृत्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये संस्कृत भारती की ओर से प्रांत का, मेरठ प्रांत का प्रबोधन वर्ग चल रहा है, भाषा प्रबोधन वर्ग, और ये दिनांक 28 से लेकर के 4 दिनांक तक का चलेगा। 5 दिनांक की सुबह इसका समापन होगा। इसका उद्देश्य जो हमारे संस्कृत छात्र हैं और संस्कृत इतर छात्र हैं, उन छात्रों को संस्कृत में भी सरल रीति से कैसे संभाषण कर सकते हैं, ये मुख्य उद्देश्य होता है, उन्हें सिखाना। और फिर उसके बाद में उन्हें शास्त्रों की ओर ले जाना, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनकी ओर उनका रुख करना। इसका यही उद्देश्य है कि हम जिसको यहाँ पर संस्कृत में रुचि है, सभी यहाँ पर जितने भी आए हैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग जनपद से, सभी को संस्कृत में रुचि है और इसलिए यहाँ पर संस्कृत संभाषण सीखने के लिए आए हैं सभी। अपना जो संस्कृत भाषा है उसको हम पठन में तो देखते हैं, किंतु भाषा के रूप में हमें कहीं वो दिखाई नहीं देती है। तो अपना यही उद्देश्य है कि जो संस्कृत के छात्र हैं वो सभी इस भाषा को भाषा के रूप में भी जाने, बोले और सीखें। अपना मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पुनः इस अपने भारत में संस्कृत को जन जन की भाषा बनाएं। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें रेनानी ज्वेलर्स के संचालक हर्षित बंसल द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाल ही में शामिल की गई घड़ी और ब्रेसलेट को प्रदर्शित किया गया। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन मेरठ के सदस्य रेनानी ज्वेलर्स के संचालक हर्षित बंसल ने लगभग 373 ग्राम सोने और 55 कैरेट के 17,524 हीरे जड़े हुए एक घड़ी और ब्रेसलेट बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर न केवल मेरठ की बल्कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम भी रोशन किया है। वहीं मेरठ में 8, 9 और 10 जनवरी को 3 दिवसीय मेरठ ज्वेलरी शो का 3य संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने बताया है कि इस प्रदर्शनी में मेरठ के सोने, चांदी और हीरे के प्रमुख ज्वेलरी निर्माता अपने आभूषणों को अपने स्टॉल पर प्रदर्शित करेंगे। अभी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 29 दिसंबर को, मोस्ट डायमंड इन अ सिंगल वॉच। इस वॉच की खास बात ये है कि ये जो ज्वेलरी है ना, ये ज्वेलरी नहीं है, अपने आप में इमोशन है। ये इमोशन इसलिए है क्योंकि ये रेनानी प्रॉमिस करता है कि ये वन एंड ओनली पीस इन दिस यूनिवर्स होगा, और यही विशेषता इसको ऐसा बना देती है जो रेयरेस्ट होगा। मतलब ये रेयरेस्ट वॉच इन द वर्ल्ड होने वाला है। इससे पहले जब हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो हमने मतलब कमर्शलाइजेशन के लिए से नहीं बनाया था, वो हमने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन की वजह से बनाया। ये वाला आइडिया मुझे आया है श्रीनिका का नेचर से। और चलते चलते एक नजर प्रमुख समाचारों पर। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को ठहराया सही। कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली सभी 58 वर्तमान में 2670 लोग कोरोना से हैं संक्रमित। प्रधानमंत्री कल बेंगलुरु में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। इस वर्ष आईएससी का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रखा गया है। और प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने और शीतलहर का अनुमान है। तो 2 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।